वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 8 ऑफ माय ऑब्सेशन। वे आहना के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए कहता है, बहुत देर लगा दी जान। जैसल मुकुद को इतना इंतजार करने की आदत नहीं है। जानबूझकर किया तुमने ऐसा। इस दौरान जैसल के कदम आहना के करीब आ रहे थे और आहना डरते हुए अपने कदमों को पीछे खींच रही थी। जैसल इतने लंबे कदम बढ़ा रहा था कि उसके पैर आगे बढ़ते हुए आहना के कदमों से जा टकराते थे और आहना घबराहट में जल्दी जल्दी अपने आप को जैसल से पीछे करती जा रही थी। अचानक वे दीवार से चिपक जाती है। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे लड़खड़ाती जुबान से कहती है, वो मुझे साड़ी पहनने नहीं आती थी, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, इसलिए लेट हो गई। जैसल आहना के गाल पर अपनी एक उंगली चलाते हुए सर्द आवाज में कहता है, इस पूरी कायनात में तुमसे ज्यादा हसीन शायद ही कोई लड़की होगी, बेहद खूबसूरत लग रही हो। जैसल के मुंह से ये बात सुन आहना, जिसने डर के कारण कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वह अपनी सहमी हुई निगाहों को जैसल की तरफ उठाकर उसे देखने लगती है। जैसल के चेहरे पर कुछ अलग से भाव थे। वह कुछ पल आहना को निहारता है, फिर उससे दूर होते हुए साइड टेबल के ऊपर रखी सिगरेट की पैकेट से एक सिगरेट निकाल उसे अपने होठों के बीच फंसा लेता है। सिगरेट को सुलगाते हुए जैसल आहना के चेहरे को देखता है, फिर एक कश भरते हुए वह दोबारा आहना के करीब आने लगता है। जैसल के हाथ में सिगरेट और चेहरे पर अजीब सी सनक देख आहना की सांसें तेज होने लगती है। वे डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे जलाना मत, इसे दूर फेंक दो प्लीज। आहना की नजरें इस वक्त उस सिगरेट पर थी जो कि जैसल के होठों के बीच फंसी हुई थी, और वह कैसे भूल सकती थी उस दर्द को जब पिछली बार जैसल ने उसकी कमर में सुलगती हुई सिगरेट से निशान बनाए थे। जैसल अब तक आहना के बेहद नजदीक आ गया था। वे अपने मुंह में भरा हुआ धुआं आहना के चेहरे पर छोड़ता है तो आहना डर से कांपने लगती है। वे अपनी कमर पर अपनी हथेलियां रख उसे छुपाने की कोशिश में कहती है, प्लीज जैसल इसे दूर फेंको, मुझे सच में डर लग रहा है, मैं जल जाऊंगी। जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर अपने हाथ में सुलगती हुई सिगरेट को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जरूर जलाऊंगा जान, लेकिन एक सिगरेट की आग से नहीं बल्कि अपने जिस्म की आग से। ये कहते हुए जैसल के चेहरे पर उसके इरादे साफ उजागर हो रहे थे। आहना अपनी आंखों में डर लेकर उसे निहार रही थी। जैसल अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे मसलता है और फिर अपनी हथेली को होले से आहना के गाल पर रखता है। आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल अपने लबों को आहना के होठों के बेहद नजदीक करते हुए उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता है और उसके होठों को कैप्चर करने ही वाला होता है कि आहना अपना चेहरा घुमा लेती है। यह देख जैसल के दिमाग की नसें तन जाती है। आहना अपने कांपते लबों को मुश्किल से खोलते हुए कहती है, शराब की स्मेल आ रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैसल अपनी आंखें बंद कर अपना गुस्सा पीता है और फिर आहना के छोटे से चेहरे को जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरे गुस्से का पता है ना जान, यू नो आई हैव एंगर इशू। मुझे जो चाहिए अगर वे आसानी से ना मिले तो मैं हर हद पार कर देता हूँ। उसके गुस्से से डरते हुए आहना हिम्मत जुटाकर कहती है, सॉरी, तुम कर लो जो करना है, बस मुझे हट मत करना प्लीज। कोई पागलपन, कोई वहसीपन नहीं करना, प्लीज डू इट जेंटली प्लीज। जैसल हल्का मुस्कुराता है और आहना के होठों को रब करते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे इतना डरती हो? फिर हर बार ये डर कम क्यों पड़ जाता है जान? क्यों तुम मुझे अपनी जिंदगी नहीं मान रही हो, नहीं मान पा रही हो? क्यों भागने के या मुझसे बचने के ख्वाब देख रही हो? लेकिन तुम्हारे पापा ने खुद ही मुझे बुला। आहना के शब्द उसकी जबान से निकल ही रहे थे कि जैसल कसकर उसकी जुल्फों को अपनी मुट्ठी में भरता है। आहना की चीख निकल जाती है। जैसल अपने कांपते हुए चेहरे को आहना के चेहरे से टच करते हुए कहता है, जस्ट शट अप, वो इंसान मेरा कुछ नहीं है। दोबारा तुमने उसे मेरा बाप कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। सॉरी। आहना की आंख से आंसू लुढ़क आए थे क्योंकि जैसल की पकड़ उसके बालों पर बेहद कसी हुई थी। जैसल आहना के चेहरे पर दर्द देख कुछ हद तक खुद को कंट्रोल करता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी से आजाद करता है। वह कुछ पल ऐसे ही आहना को निहारता है, फिर धीरे से उसकी कोमल नाजुक कमर पर अपनी सख्त हथेलियां रखते हुए अपने लबों के बीच उसके होठों को कैद कर लेता है। आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल आहना के होठों को अपने होठों के बीच कैद किए बड़े जुनून के साथ किस कर रहा था और उसकी हथेलियां आहना की कमर और उसके निचले हिस्से को सहला रही थी। आहना की कमर बंद को जैसल बड़ी नजाकत से निकालता है। इस दौरान उसका डीप किस लगातार इंटेंस होता जा रहा था। वो आहना के होठों को जोर से बाइट करता है तो आहना के शरीर में दर्द की एक लहर सी दौड़ जाती है। वह छटपटाने लगी थी, लेकिन जैसल ने उसके जख्मी होठों को भी अपने सख्त लिप के बीच कैद
किया हुआ था और बेरहमी से उन्हें चूम रहा था। आहना जेसल के सीने में अपना सारा बल लगाते हुए उसे खुद से दूर करती है और अपने कांपते हाथ से उसने होठों को सहलाने लगती है। उसकी सांसें उखड़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। जेसल घूर कर उसे देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी किस डिस्टर्ब करने की इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि तुम मुझे खुद से दूर करोगी? आहना सिसकते हुए कहती है, दर्द हो रहा था। जेसल आहना की बाजू पकड़ उसके लाल पड़ चुके चेहरे को घूरते हुए कहता है, दर्द ही तो देना है ना जान। सारी रात तड़पाऊंगा तुम्हें और जो दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, उसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दूंगा तुम्हें, ताकि आज जिस तरह से तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की वैसी गलती दोबारा गलती से भी ना करो। मैं तुमसे कह रही हूं ना, उन्होंने जबरदस्ती बुलाया था मुझे, मैं खुद से नहीं गई थी। आज के बाद मैं नहीं करूंगी ऐसी गलती। प्लीज आप मुझे माफ कर दो ना। जेसल आहना की गर्दन को झटके से अपनी हथेली में जकड़ लेता है और फिर उसकी जुल्फों को स्मेल करते हुए सर्द आवाज में कहता है, सॉरी बट नो सॉरी जान। माफी जैसा कोई शब्द जेसल मुकुल की डायरी में कभी था ही नहीं। गलती की सिर्फ सजा होती है। जेसल की पकड़ आहना की गर्दन पर कुछ कस रही थी, जिससे कि आहना को घुटन सी महसूस होने लगी थी। जेसल की ये सनक, ये पागलपन, ये ऑब्सेशन देखना आहना का रोम रोम कांप रहा था। जेसल आहना की गर्दन को आजाद कर एक बार उसकी कमर को जकड़ते हुए उसे खुद से चिपका लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आहना का पूरा शरीर ढीला पड़ गया हो। आहना के नाजुक बदन का पूरा भार जेसल को अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो तुरंत आहना के लबों को छोड़ता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है। आहना की आंखें बंद थी, उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई थी, शरीर बेजान सा लग रहा था। आहना को ऐसे देख जेसल की बाहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है, डेविल स्माइल करते हुए आहना के कान में कहता है, उठो जान, ये बहानेबाजी तुम जेसल मुकुद के सामने नहीं कर सकती। जेसल आहना की कमर को अपने सख्त बाजू में थामे हुए था और उसे खुद से चिपका रखा था। वो आहना के गाल पे थपकी देते हुए कहता है, जान ये ड्रामा बंद करो, ओपन योर आईज। आहना फिर भी ऐसी ही बेजान सी जेसल के सीने से चिपकी रहती है। ये देख जेसल दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुमने अभी के अभी ये नाटक बंद नहीं किया तो इसकी सजा मैं तुम्हें अलग से दूंगा। जान गेट अप। आहना अगर अपने सेंस में होती तो शायद उसे जेसल की बात सुनाई भी देती और उसकी बातों से उसे डर भी लगता, लेकिन इस वक्त वह अपने होश खो बैठी थी। जेसल एक गहरी सांस लेते हुए आहना को अपनी लंबी और सख्त भुजाओं में किसी नाजुक गुड़िया की तरह उठा उसे आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। वो साइड टेबल से पानी का गिलास उठा आहना के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। आहना कुछ रिएक्ट नहीं करती तो जेसल चिढ़ते हुए कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जान उठ जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जेसल दोबारा पानी के छींटे मारता है, लेकिन आहना के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वे ऐसे ही बेजान सी लेटी हुई थी। ये देख जेसल अपनी पॉकेट से फोन निकालता है, राका मेरे रूम में डॉक्टर भेजो जितना जल्दी हो सके। लेडी डॉक्टर। इतना कह जेसल कॉल कट कर देता है। वो आहना के पास बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। कुछ पल आहना के चेहरे को अपनी सर्द निगाहों से निहारता है, फिर कुछ सोचते हुए वे आहना की साड़ी का पल्लू अपनी हथेली में लेता है और उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को होले होले साफ करने लगता है। इस दौरान जेसल के चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर थे। कुछ मिनटों के बाद गेट नॉक होता है तो जेसल तुरंत उठकर दरवाजा खोलता है। सामने राका के साथ एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। जेसल उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहता है, उसे जल्दी से होश में लाओ। वह लेडी डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अंदर आती है और आहना के पास बैठकर उसका चेकअप करने लगती है। जेसल भी आकर वहीं खड़ा हो जाता है और बेचैनी के भाव ले आहना को देखने लगता है। वो डॉक्टर आहना की पल्स और हार्ट बीट वगैरह चेक करने के बाद उसकी बाजू में एक इंजेक्शन लगाती है। तभी जेसल की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है। क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? तो वो डॉक्टर जेसल की तरफ देखते हुए कहती है, सी इज सो वीक, आई थिंक प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन आप प्लीज इनके खाने पीने का ध्यान रखें। यह सुन जेसल के माथे पर त्योरिया चढ़ गई। वे दांत पीसते हुए कहता है, ज्ञान मत दो, तो इलाज करो इसको। जल्दी से होश में लाओ उसे वरना तुम्हें बेहोश कर दूंगा। वो डॉक्टर घबराते हुए कहती है, इंजेक्शन दे दिया है, अगले 10 से 15 मिनट में इन्हें होश आ जाएगा।
जैसल अपनी गर्दन घुमा उसे जाने का इशारा करता है तो वह चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसल अपने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करता है और वापस आकर आहना के पास बैठ जाता है। वे आहना के सिर पर हाथ फेरता है, फिर कुछ सोचते हुए आहना के कानों पर पहनी हुई ईयररिंग्स को बड़े आराम से उतारने लगता है, क्योंकि वे ईयररिंग कुछ बड़ी सी थी और शायद आहना को चुभ रही होगी। ये सोच जैसल ने उन्हें उतार दिया था। इसके बाद वे आहना के गोरे मुलायम हाथों को अपने हाथों के बीच लेकर एक एक करके उसकी चूड़ियां आराम से उतारने लगता है। इस दौरान उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। कोई नहीं समझ सकता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आहना के गहनों को समेटकर उन्हें डोर में डालता है और फिर क्लोज रूम से आहना के लिए नाइट वियर लेकर आता है। आहना की साड़ी का पल्लू हटा जैसल उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग करने लगता है। इस दौरान उसकी नजरें आहना के संगमरमर से बदन पर बस फिसलती जा रही थी। ईमान काबू में रहने का नाम नहीं ले रहा था। उसके मलाई जैसे बदन को अब जैसल ने पूरा तरह ही बेपर्दा कर दिया था। आहना को ऐसे देख जैसल की सांसें गहरे होने लगी थी। वो अपने मुंह में आ चुके थूक को अंदर गटकता है और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, कंट्रोल जैसल कंट्रोल। जैसल आहना को नाइट वियर पहनाता है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए वह जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है। कुछ मिनटों के बाद आहना धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसका सिर भारी हो रहा था। वो कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। आहना एक गहरी सांस लेती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आहट आहना के कानों पर पड़ती है। वह तुरंत अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और अपनी सांसों को भी बांध लेती है। अपने पेट की बेल्ट को कसते हुए जैसल बाहर आता है तो उसकी नजरें सीधा आहना पर जाती है। वे अभी भी बेजान सी लेटी हुई थी। जैसल आहना के करीब आने लगता है। ये एहसास होते ही आहना डर के मारे बिस्तर में बिछी बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। उसकी आंखें बंद थी, सांसें बहुत धीमी। फिर भी उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभरने लगी थी और उसके चेहरे की शिकन को पढ़ते हुए जैसल को पता चल चुका था कि आहना होश में आ चुकी है, बल्कि वे इस वक्त बेहोश होने का नाटक कर रही है। जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए आहना के ऊपर झुकता है, उसके सीने पे अपने होंठ रख उसे किस करता है तो आहना की मुठ्ठियां और ज्यादा कस जाती है। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोके हुए थी। जैसल की गर्म सांसों की तपीस को अपने बदन पे महसूस करते ही आहना का रोम रोम कांपने लगा था। जैसल उसके होठों को हल्का सा चूम लेता है और मदहोश आवाज में कहता है, जान बहुत तड़पा रही हो लेकिन सारी तड़प जैसल मुकुट एक बार में ही वसूल कर लेगा तुमसे। उसके लिए तुम्हारा मजबूत होना भी तो जरूरी है ना। टेक सम रेस्ट माय लव। आहना अभी भी ऐसे ही लेटी हुई अपनी तरफ से वे कुछ भी रिएक्ट ऐसी ही लेटी रही अपनी तरफ से वे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर भी जैसल को अच्छे से समझ आ रहा था कि आहना उसे सुन रही है। जैसल हल्का मुस्कुराता है और अपने कदम पीछे खींचते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसल के जाने के एहसास से आहना अपनी आंखों को खोलती है। अपनी सांसों को अचानक तेजी के साथ लौटाने की कोशिश करने लगती है। वह बिस्तर पे उठकर बैठ जाती है और अपने आप को देखती है। उसके शरीर में इस वक्त नाइट वियर था और जैसल नहीं उसके कपड़े बदले होंगे, इस बात का इल्म उसे हो चुका था। वो एक गहरी सांस लेकर हेडरेस्ट से अपना सिर टिका लेती है और एक टक छत की सीलिंग को निहारने लगती है। दूसरी तरफ हवेली के दूसरे कोने में बने एक कमरे में जैसल खामोश बैठा था। उसके एक हाथ में ड्रिंक से भरा हुआ गिलास था तो वहीं दूसरे हाथ में सुलगती हुई सिगरेट। वे एक बार सिगरेट का कश भरता तो एक बार शराब का घूंट भरता। उसकी लाल आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था तो वहीं चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। आंखों में अभी भी आहना का चेहरा तैर रहा था। आज जिस रूप में जैसल ने उसे देखा था उसकी वे छवि जैसल की आंखों में पूरी तरह से उतर गई थी। इस वक्त जैसल के जहन में वह पल तैर रहा था जब उसकी सुलगती हुई सिगरेट से डरते हुए आहना उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज जैसल इसे दूर फेंको, मुझे सच में डर लग रहा है, मैं जल जाऊंगी। आहना का वे सहमा हुआ डरा हुआ मासूम चेहरा पूरी तरह से जैसल की बंद आंखों में ठहरा हुआ था। तभी दो गोरे और नाजुक हाथ जैसल के कंधे से होते हुए उसके सीने पर सरकने लगते हैं। घनी जुल्फे जैसल के गालों पर बिछने लगी थी। जैसल अभी भी आंखें बंद किए हुए था। उसके मुंह से धीमी आवाज में बस एक नाम निकला, आहना, और ये नाम लेते ही जैसल के होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई।
जैसल आंखें बंद किए हुए उन कोमल हाथों को कसकर पकड़ लेता है। वो उन हाथों को हल्के से चूमता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है आई लव यू। तभी जैसल के पीछे खड़ी काशवी झुककर जैसल के कान में किस करती है और मधुर आवाज में कहती है आई लव यू टू हीरो। ये आवाज सुनते ही जैसल की बंद आंखें अचानक खुलती है। उसके माथे पर सिकन दिखाई देने लगी थी। उसने अभी भी काशवी का हाथ पकड़ रखा था। वो जोर से उसका हाथ खींच उसे अपने सामने करता है तो काशवी लड़खड़ा सी जाती है। वो खुद को संभालते हुए जैसल की तरफ देखती है। टेक इट इजी हीरो, वाइल्ड होने की जरूरत नहीं है। जैसल की नशीली आंखें जो शराब के नशे में पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, वो अपने सामने काशवी को देख और ज्यादा सुर्ख होने लगी थी। वो दांत पीसते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आग से खेलना चाहती हूँ कि आग से खेलना तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। खुद को बचा लो वरना राख हो जाओगे। इतना कि जैसल उठता है तो अचानक ही काशवी उसके बेहद नजदीक आकर अपना एक हाथ उसके गले में और दूसरी हथेली को उसके तपते सीने पर रख मधुर आवाज में कहती है मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे अपनी आग में जलाओ। मैं तुम्हारी आग में जलकर राख होने को बेसब्र हूँ हीरो। जैसल काशवी की कमर में अपना हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता है और उसकी पतली कमर को अपनी मुट्ठी में मसलते हुए उसे नस्ली आंखों से देखने लगता है। जैसल के इस समूह से काशवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जैसल काशवी के होठों की तरफ झुकता है तो काशवी की सांसें गहरी हो जाती है। वह एक हल्की सी मुस्कान ले अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे ऐसे देख जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए उसके कान पर अपने होठ रख कहता है थूका हुआ चाट लेना बेशक तुम्हारी औकात को सूट करता है, लेकिन जैसल मुकुद का गुरूर उसके लिए दुनिया में हर चीज से बड़ा है। काशवी अपनी आंखें खोल जैसल की तरफ देख कहती है इसे थूक कर चाटना नहीं बल्कि अपनी गलती का एहसास होना कहते हैं। हीरो देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई नो वेरी वेल कि इस वक्त तुम्हारी डिमांड क्या है। आई नो कि इस वक्त तुम्हारे अंदर की डिजायर तुम्हें बेचैन कर रही है। कम ऑन हीरो, शोर मी योर फायर। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें सेटिस्फाई करने का दम रखती हूँ। मेरे अलावा तुम्हारे अंदर की हवस को और कोई नहीं झेल सकता। कम टू मी हीरो, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। ये सब कुछ कहते हुए काशवी ने जैसल का चेहरा अपने हथेलियों के बीच भर लिया था और उसके हार्ड लिप्स को अपने लबों से छूने ही वाली थी कि जैसल ने उसके बाजू पकड़ उसे झटके के साथ खुद से दूर किया। जैसल गुस्से में आंखें दिखाते हुए काशवी पर चिल्लाया। वो आंखें तरोड़ते हुए बोला मेरी हवस मुझ पर इतनी भी हावी नहीं है कि मैं तुम जैसी लड़की पर अपना कंट्रोल खो दूं। मेरे लिए मेरी बीवी ही काफी है। ये कहते हुए जैसल के चेहरे पर एक गुरूर था। उसकी बात सुन काशवी व्यंग्यात्मक मुस्कान लेकर कहती है मुझे नहीं लगता वो नाजुक फूल तुम्हारी आग के सामने जरा भी टिक पाती होगी। वह क्या तुम्हें सेटिस्फाई करेगी? जैसल काशवी के नजदीक आकर उसकी सांसों में देखकर कहता है मैं उसे देखने मात्र से ही सेटिस्फाई हो जाता हूँ। उसकी एक झलक ही काफी है जैसल मुकुद को दीवाना कर देने के लिए। जैसल की बात सुन काशवी के चेहरे पर जलन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे फिर भी अपने चेहरे पर से अपने भाव को हटाते हुए जैसल के कंधे पर हाथ रख कहती है आई कांट बिलीव। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। बस तुम्हारी जरूरत पूरी कर रही है और कुछ नहीं। एक दिन अपनी जिंदगी से उठाकर फेंक दोगे तुम उसे, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। जैसल उसका हाथ झटकते हुए कहता है इतना फालतू का यकीन क्यों पाल रखा है तुमने? काशवी एक गहरी सांस लेते हुए जैसल की तरफ अपनी पीठ कर लेती है और तिरछा मुस्कुरा कर कहती है कहीं सुना था मैंने कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। इश्क में एक बार हारने के बाद तुम्हें दोबारा इश्क हो गया, मैं कैसे मान लूं? काशवी की बात सुन जैसल तीखी नजरों से उसे देख कहता है आई डोंट नो व्हाट इज लव एंड ऑल। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आहना मेरी जिंदगी है। वह मेरे लिए इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है, लेकिन उसकी अहमियत तो एक चीज के बराबर ही है तुम्हारे लिए। काशवी के इस सवाल पर जैसल कुछ ना कह सका। वो बस अपनी तीखी नजरों से उसे घूरता रहा। काशवी उसकी आंखों में देख हल्का मुस्कुरा कर कहती है अभी तुमने ही तो कहा कि वे दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हारे लिए उसकी अहमियत बस एक अजीज खिलौने की तरह है।
एम आई राइट हीरो? जेसल के हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। वे गुस्से में देखने लगा था, लेकिन अपने गुस्से को पीते हुए वे कासवी को घूर कर कहता है, गो टू हेल, यू आर नो वन फॉर मी, कि मैं तुमसे ये फालतू के डिस्कशन करूं। नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कि जेसल वहां से तेजी के साथ निकल जाता है। कासवी जो इतनी देर से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरे हुए थे, जेसल के जाते ही उसके चेहरे के असली रंग दिखने लगे थे। वे खुद पर झिल्लाते हुए कहती है, जेसल्स को किसी से प्यार हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में वो छोड़ देगा उस लड़की को। मेरे पास अभी भी चांसेस है उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने के। जेसल तेजी किसी के साथ अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर आकर वापस से गेट लॉक करता है। उसके चेहरे पर छाया गुस्सा साफ बता रहा था कि काशवी की बातों से वह कितना इरिटेट हुआ है। वह कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र बेड पर आराम से सोई आहना पर उठ जाती है। वे अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है और एकटक आहना के चेहरे को निहारने लगता है। मध्यम रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। कहीं सुना था मैंने कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। इश्क में एक बार हारने के बाद तुम्हें दोबारा इश्क हो गया, मैं कैसे मान लूं? काशवी के ये शब्द अचानक ही जेसल के कानों में गूंजने लगे। उसके चेहरे पर एक दर्द जागने लगा था, लाल आंखों में कुछ नमी सी उतरने लगी थी। वे अपने कदम बढ़ा आहना के करीब आता है और कुछ पल उसे देखते हुए धीरे से आहना के बगल में लेट जाता है। आहना और उसके बीच अभी फासला था। ये देख जेसल खिसक कर आहना के बेहद नजदीक आ जाता है और उसके सोते हुए मासूम चेहरे को बड़े नजदीक से देखने लगता है। उसकी गहरी नजरें कुछ मिनटों के लिए बस आहना के चेहरे पर टिकी रही। फिर वे आहना के मुलायम हाथ को धीरे से अपने हाथ में लेता है और अपने लबों तक लाते हुए उसके हाथ को चूम लेता है। जेसल आहना के सॉफ्ट हाथ को धीरे से अपने सीने में दिल की जगह पर रखता है और इसी के साथ सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है। जेसल आहना के टच को कुछ देर तक ऐसे ही फील करता रहता है, फिर आंखें खोल उसके चेहरे को देखने लगता है। उसके कोमल लबों पर नजर पड़ते ही जेसल अपनी तलब को काबू ना कर सका। वो उन्हें चूमने के लिए आहना के ऊपर झुका, लेकिन अचानक ही आहना के दर्द भरे शब्द उसके कानों पर गूंज उठते हैं। आई जस्ट एज टॉय फॉर यू राइट? आहना के इन शब्दों को याद करते ही जेसल खुद को रोक लेता है और आहना से दूर होते हुए बिस्तर से नीचे उतरकर डोर से सिगरेट का पैकेट निकालता है। जेसल ने सिगरेट सुलगा ही थी, लेकिन इससे पहले कि वे उस सिगरेट के कश भरता, आहना के शब्दों ने फिर उसे बेचैन कर दिया। जब वे रोते हुए जेसल से कह रही थी, प्लीज मुझे मत जलाना मत, इसे दूर फेंक दो प्लीज जेसल इसे दूर फेंको, मुझे सच में डर लग रहा है, मैं जल जाऊंगी। आहना की वो रोती हुई डरी हुई सहमी आवाज जेसल के कानों पर दर्द दे रही थी, या दिल पर या शायद जेसल भी समझ नहीं पा रहा था। वो उस सो लगती हुई सिगरेट को अपने होठों से निकाल अपनी मुट्ठी में कसते हुए मसल कर बुझा देता है। इस दौरान उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं आया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी ने पहले से ही अपनी जगह कर रखी थी। वह एक बार फिर अपनी लाल आंखों से आहना को देखता है, जो हर बात से बेखबर बड़े आराम से सो रही थी। जेसल अपने हाथों पर अपना हाथ रगड़ते हुए कहता है, नो बिल्कुल भी नहीं जेसल मुकुद, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम आग हो, किसी के आंसुओं से बुझ नहीं सकते। तुमने आहना से सिर्फ जरूरत का रिश्ता रखा है। उस रिश्ते को दिल का रिश्ता बनाने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास जो दिल था वे पहले ही बेदर्दी से तोड़ दिया गया था। तुम किसी के लिए जज्बात महसूस नहीं कर सकते। जेसल इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था और खुद को ना जाने कब से समझाए जा रहा था कि उसे आहना के जिस्म से मतलब है, ना कि उसके जज्बातों से। पर इससे उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, हर बीतते वक्त के साथ बस बढ़ती ही जा रही थी। अपने आप को आहना के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश करते उसका सिर फिटने लगा था। वो गुस्से में होते हुए फिर से आहना के पास जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, मुझे बेचैन करके तुम चैन की नींद नहीं सो सकती। जान तलब लग रही है मुझे तुम्हारे जिस्म का नशा चाहिए मुझे इस वक्त, तभी शायद मेरी बेचैनी खत्म होगी। ये कहते हुए जेसल अपने शर्ट के बटन खोलता है और उसे अपने सीने से अलग कर लेता है। आहना बिस्तर पे इस वक्त सीधी लेटी हुई थी, जिससे कि उसका बदन पूरी तरह से जेसल की आंखों में उतर रहा था। वो बेड पे बैठ आहना के टॉप को ऊपर उठाता है और उसके मखमली पेट को
अपनी डिजायर भरी निगाहों से देखता है। उसके अंदर की तलब बढ़ती जा रही थी। वे खुद को रोक ना सका और आहना के पेट पर अपने होठ रख दिए। इसके साथ ही आहना का हाथ जैसल के बालों पर कस गया। यह महसूस होते ही जैसल आहना के चेहरे की ओर देखने लगा। हालांकि अब आहना अभी भी सो रही थी, लेकिन जैसल की छुअन से शायद नींद में भी उसके अंदर खौफ पैदा कर दिया था। वो उन्हीं आवाज में कहती है, क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? दर्द होता है मुझे, बहुत दर्द होता है, प्लीज डोंट टच मी। आहना के मुंह से ये लफ्ज भले ही धीमी आवाज में निकले थे, लेकिन जैसल के कानों से होते हुए सीधा उसके दिल पर जाकर लगे थे। उसके चेहरे पर जो अभी तक हवस के भाव जगे थे, वे आहना के शब्दों को सुनते ही दलदल में बदल गए थे। सोते हुए भी आहना की पलकें भीगी हुई है। ये देख जैसल खुद को रोक लेता है और आहना के बिल्कुल नजदीक लेट जाता है। उसके चेहरे को एकटक देखते हुए जैसल उसकी भीगी पलकों को अपनी उंगलियों से पोंछता है। फिर आहना के सिर होले से अपनी बाजू के ऊपर रख उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त आहना का हाथ जैसल की चौड़ी पीठ पर लिपटा हुआ था। अचानक ही आहना के नाखून जैसल को अपनी पीठ में महसूस होने लगते हैं। वे आहना के चेहरे को देखता है, जिसे देख इस वक्त यही लग रहा था कि वे नींद में भी नहीं देख रही है कि जैसल उसे हट कर रहा है। जैसल उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम कर कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आहना जैसल के सीने में छुपते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, प्लीज मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरी दुनिया में जाना है, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। आहना की बातों को सुन जैसल के माथे की त्योरियां चढ़ गई। गुस्से में उसकी सांसें तेज होने लगी, दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वो आहना के चेहरे को देखता है और दांत पीस कर कहता है, अब अगर तुमने ये बात अपने होश में कही होती ना जान, तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। जैसल मुकुद आहना को अपनी जिंदगी से कभी नहीं जाने देगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती, लेकिन रहना तुम्हें इस बेस्ट के साथ ही है। ये कहते हुए जैसल की आंखों में एक सनक, एक जिद और एक ऑब्सेशन साफ दिखाई दे रहा था। घंटों आहना के बालों को सहलाते हुए न जाने कब जैसल की बेचैन आंखें भारी हो गई और वे नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह आहना की आंख खुलने के साथ ही उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिखने लगे थे, या शायद दर्द महसूस करके ही उसकी नींद खुली थी। उसका हाथ सीधे अपने पेट के निचले हिस्से में जाता है और वे कसकर उस हिस्से को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठती है, लेकिन दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने एक हाथ से पेट तो दूसरे हाथ से उसने अपना सिर थाम लिया, जो खड़े होने के साथ ही गोल गोल घूमने लगा था। आहना ने एक कदम मुश्किल से बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र बेडशीट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। ओह गॉड, बेडशीट खराब हो गई, मुझे ध्यान कैसे नहीं रहा इस बारे में, और इतनी गहरी नींद मैं कैसे सोती रह गई कि मुझे एहसास भी नहीं हो पाया। आहना परेशान खड़ी ही थी कि रूम का दरवाजा खोलकर जैसल अंदर आया। उसने जिम वियर पहने हुए थे और एक टॉवल से खुद को क्लीन करते हुए आहना की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आहना थोड़ा घबराई हुई सी थी। जैसल उसके नजदीक आता उससे पहले ही वे वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अब तक जैसल की नजर आहना की बॉटम वेयर पर लगे ब्लड पर जा चुकी थी, जिसे देख वे थोड़ा हैरान भी था। आहना आगे बढ़ ही रही थी कि जैसल उसे आवाज देता है, रुको रुको जान। आहना के कदम थम जाते हैं। वे बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर खड़ी रही। जैसल उसके करीब आया ही था कि आहना हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कह आहना तुरंत बेड के पास जाती है और बेडशीट को एक तरफ से निकालने लगती है। अब तक जैसल की नज़र बेडशीट पर लगे ब्लड पर जा चुकी थी। वो आहना को इतना घबराया हुआ देखता है तो अचानक ही झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आहना शौक निगाहों से जैसल को देखने लगती है तो जैसल उसे लिए हुए सीधा वॉशरूम में जाता है और उसे नीचे उतारते हुए कहता है, पहले तुम खुद को क्लीन करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसल वहां से जाने को होता है कि आहना जल्दी से बोल पड़ती है कि मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, मुझे जरूरत है। आहना की बात सुन जैसल पलट कर
उसे देखता है और कहता है, तुम खुद को क्लीन करो, मैं अभी लेकर आता हूँ, और ये गेट लॉक मत करना। इतना कह जेसल वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वह सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी को मैसेज करता है, फिर उसकी नज़र बेडशीट पर जाती है। वह किसी नौकर को बुलाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन वह आवाज़ नहीं दे पाता। ना जाने क्यों उसने खुद को रोक लिया। उस गंदी बेडशीट को खुद ही बिस्तर से निकालता है और दूसरी बेडशीट को लाकर बिस्तर में बिछाने लगता है। वह जब से कमरे में आया था तब से लेकर अभी तक उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वे बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। जेसल गेट खोलता है तो बाहर राका खड़ा था। वे अपने हाथ में लिए कैरी बैग जेसल की तरफ बढ़ाता है। जेसल उस बैग को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, हैमर को कॉल करो और उससे कहो कि मुझे उससे अर्जेंट मिलना है। एड्रेस भी सेंड कर देना। राइट बॉस। राका इतना कहकर वहां से चला जाता है। जेसल वो कैरी बैग लिए हुए सीधा वॉशरूम के अंदर जाता है, जहां आहना इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। जेसल को देखते उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली। जेसल एक्सप्रेशन लेस होकर आहना को नीचे से ऊपर तक निहारता है। टॉवल के बीच में से झांकते हुए पतले गोरे पांव, मखमली पीठ और उसकी कोलबोन को देख तो जेसल का कंट्रोल खो ही गया। वो आहना के इतने करीब खड़ा हो जाता है कि आहना की पीठ जेसल के सख्त सीने में टच हो रही थी। जेसल झुककर आहना की कोलबोन को बड़ी नजाकत से चूमता है तो आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जेसल उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाता है तो आहना उसके सीने पे हाथ रख सहमी हुई आवाज में कहती है, आई एम इन माई पीरियड्स। जेसल अपनी एक हथेली आहना के ठंडे कोमल गाल पर रख सर्द आवाज में कहता है, पीरियड में किस भी नहीं कर सकते क्या? आहना कोई जवाब नहीं देती तो जेसल उसके गुलाबी होठों को अपने हार्ड लिप्स के बीच कैप्चर कर लेता है और बड़ी ही नजाकत से उसे चूम लेता है। जेसल अगले ही पल आहना को आजाद करता है और अपने हाथ में लिया कैरी बैग आहना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना कि जेसल उस कमरे से बाहर आता है। क्लोथ से अपने कपड़े निकालते हुए जेसल का फोन बजता है। वह अपने कपड़े बिस्तर पर रखता है और कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ की आवाज सुन जेसल मुस्कुरा कर कहता है, जेसल मुकुंद हर हाल में सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, सामने वाले के इमोशन का उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतना कह जेसल कॉल कट कर देता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोल आहना बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। वह अपनी नजर झुकाए हुए जेसल के पास आकर खड़ी होती है तो जेसल उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें और भी कोई सामान चाहिए तो बोलो, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकर आऊंगा। आहना ना में अपना सिर हिलाकर कहती है, कुछ नहीं चाहिए। जेसल आहना के बेहद करीब आकर उसकी कमर पे हाथ रखता है और उसे अपने नजदीक कर उसकी गीली जुल्फों से खेलते हुए कहता है, यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया जान, बस सजा 3-4 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है, पर कल जो सजा अधूरी रह गई थी वह पूरी जरूर होगी। आहना अपनी नजरें उठा एक पल जेसल को निहारती है, फिर वापस अपनी नजरें झुका लेती है। जेसल आहना के चेहरे को अपनी सर्द निगाहों से निहारता है, फिर उसके माथे को चूमते हुए उसे आजाद कर देता है। जेसल बेड से अपने कपड़े उठाते हुए कहता है, देखो जान, एक ही बात मैं बार बार नहीं दोहराता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यह भी कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कहे, इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। दूसरी बात, मैं जाते जाते मेड के हाथ तुम्हारे लिए खाना भिजवाऊंगा, तो अगर उस थाली में तुमने थोड़ा सा भी खाना छोड़ा तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी बात, सारा दिन रेस्ट करना, बोर लगे तो टीवी ऑन कर लेना, लेकिन यहाँ से भागने के लिए अपना बचकाना दिमाग मत चलाना। आहना कुछ जवाब नहीं देती। जेसल एक नज़र उसे देखता है, फिर अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जेसल वेल मेंटेन होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है। डाइनिंग एरिया में मुकुंद और नंदिता के साथ साथ काशवी भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी जेसल डाइनिंग के पास आता है और सबको इग्नोर करते हुए एक प्लेट अपने हाथ में उठा लेता है। सारे बाउल्स को खोल खोल कर चेक करता है और उसमें से जो डिश पसंद आ रही थी उसे प्लेट में डालते हुए
वह सामने खड़ी एक मेड की तरफ बढ़ाता है। इसे बड़ी ठुकराइन के रूम में लेकर जाओ और उनसे कहना कि उन्हें ये सारा खाना खत्म करना है। जी बड़े ठाकुर। इतना के मेड सिर झुकाते हुए वहां से आहना के कमरे की तरफ चली जाती है। जैसल वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुकुद कहते हैं, आप भी नाश्ता कर ले जैसल। बिना खाए क्यों जा रहे हैं? जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए मुकुद की तरफ देख कहता है, लगता है सच में आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन आपकी फिक्र की जरूरत जैसल मुकुद को कभी थी ही नहीं। थी ही ना तब ना अब। जैसल वहां से जाने लगता है तो मुकुद उठकर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं और नम आंखों से कहते हैं, एक दशक बीत गया आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखते हुए। जिंदगी के आखिरी पलों पर तो हमारे साथ ऐसा मत करिए। अभी तक हम खुद को समझा भी लेते थे कि शायद एक दिन आएगा जब आप हमें माफ कर देंगे। आप हमसे प्यार न सही लेकिन नफरत भी नहीं करेंगे। लेकिन अब जब जिंदगी खत्म होने वाली है तो हम आपकी इस नफरत को सहन नहीं कर पा रहे हैं। बस एक बार हमें अपने सीने से लगाकर पापा कह दीजिए। जैसल बेटे हैं आप हमारे। एक बाप की पीड़ा आप शायद तब समझ पाएंगे जब आप खुद बाप बनेंगे। मुकुद की बात सुनकर जैसल तीखी नजरों से उन्हें देख कहता है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर मुझ में किसी के साथ वफा करके जीने की हिम्मत होगी तो ही बच्चे पैदा करूंगा। बेशक आपका ही गंदा खून मेरी रगों में है, लेकिन कुछ चीजें मैं अभी तक नहीं सीख पाया आपसे। आपकी तरह बेवफाई और धोखेबाजी करना अभी मेरे स्वभाव में नहीं है और ना कभी होगा। मरने वाले हैं ना तो बेहतर है कि मेरा मुंह ना लगा करे, वरना जो भी 2-3 महीनों की जिंदगी बची है वो 2-3 दिनों में ही सिमट कर रह जाएगी। इससे पहले कि मुकुद कुछ कह पाते नंदिता उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अपने दुश्मन को भी मरता हुआ देख लोगों के दिल में रहम आ जाता है। लेकिन तुम तो सच में जानवर हो। नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने जानवरों में भी इमोशन देखे हैं, इसलिए आप मुझे उनसे कंपेयर मत करिए। आई एम ए डेविल, एक राक्षस जिसे सिर्फ तबाही पसंद है, वायलेंस पसंद है, दया इमोशन का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैसल की यह बात सुनकर नंदिता और मुकुद के साथ साथ काशवी भी उसे हैरान नजरों से देखती रह गई। जैसल फ्रूट बास्केट में रखे लाल सेब को उठा बेरहमी से उसमें अपने वंपायर जैसे दांतों को गढ़ाते हुए एक नजर उन तीनों को घूरता है और एप्पल खाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नंदिता मुकुद की तरफ गुस्से में कहती है, वो अपनी दुनिया में ठीक था ठाकुर साहब। आपने बहुत बड़ी गलती की है उसे यहाँ बुलाकर, क्योंकि इंसान और राक्षस एक साथ नहीं रह सकते। उसे राक्षस बनाया भी तो हमने ही नंदिता। वे ऐसा नहीं था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमसे प्यार किया है उसने। हमारे धोखे ने उसके दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा था कि वह पूरी तरह से पत्थर बन गया। मुकुद की आंखों में उनका पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी बात सुन नंदिता अपने भौं में चढ़ा होते हुए कहती है, आप पछता रहे हैं ठाकुर साहब। मुकुद नंदिता की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए बिना कोई जवाब दिए धीमे धीमे कदमों से वहां से आगे बढ़ चुके थे। लेकिन उनकी खामोशी में ही शायद उनका जवाब छुपा था। काशवी तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, लगता है ठाकुर साहब सच में पछता रहे हैं मम्मी जी। नंदिता चिढ़ते हुए कहती है, उनके पास पछताने का भी वक्त नहीं है। अब अगर पछता भी रहे हैं तो क्या फायदा, लेकिन तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा काशवी। काशवी भुएं चढ़ाते हुए कहती है, मैंने क्या किया है? नंदिता दांत पीसते हुए कहती है, इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब जैसल की नई नवेली दुल्हन जल्दी ही मां बनेगी और ठाकुर साहब दुलार के मारे सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे पर लुटा देंगे और तुम बस हाथ मलती रह जाना। इतना कह नंदिता वहां से चली गई, लेकिन काशवी के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वह अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने जैसल को कुर्बान किया था। वे कल की आई हुई लड़की मुझसे मेरा ख्वाब नहीं छीन सकती। या तो उसे यह प्रॉपर्टी छोड़नी होगी या फिर मेरा जैसल। बिकॉज काउ बॉयज नाइट क्लब, लाउड म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइट्स के बीच कई सारे कपल्स नशे में झूम रहे थे। काउंटर पर रखी
चेयर पे बैठा जेसल एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। तभी एक लड़की जेसल के करीब आकर उससे सिड़कती वॉइस में कहती है, हे हैंडसम, लेट्स हैव सम फन टुगेदर। उस लड़की को जेसल नीचे से ऊपर तक देखता है, फिर डेविल स्माइल लिए कुछ दूर पर खड़े ध्रुव की तरफ देखता है। ध्रुव तिरछा मुस्कुरा अपना सिर ना में हिलाता है तो जेसल उस लड़की से अपना मुंह फेर लेता है और रूडली वे में कहता है, यू डोंट डिजर्व मी। जेसल के एटीट्यूड को देख वो लड़की मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। जेसल ड्रिंक करते हुए अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखता है, फिर कुछ दूर खड़े ध्रुव पर नजर डालता है। ध्रुव ने अपनी पलकें झपकाकर जैसे कुछ इशारा करने की कोशिश की। आंखों आंखों में उन दोनों की बातें चल रही थी। तभी एक लड़की जेसल के बगल की चेयर में आकर बैठ जाती है और वेटर से अपने लिए ड्रिंक बनाने को कहती है। उस लड़की की तरफ देख जेसल ने दोबारा ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। जेसल ने बड़े गौर से उस लड़की को देखा। नीलेत वन पीस हॉट ड्रेस में वो काफी ज्यादा सेक्सी और खूबसूरत लग रही थी। जेसल ने एक बार देख तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली। वह अपना ड्रिंक करने लगा। इस बीच उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर उसे अपने होठों के बीच दबाया ही था कि बगल में बैठी वो लड़की जेसल की सिगरेट को अपने हाथ में लिए लाइटर से सुलगाने लगती है। जेसल नशीली आंखों से उसे देखकर एक लंबा कस भरते हुए कहता है, थैंक्स। वो लड़की अपने हाथ में लिया लाइटर वापस काउंटर पे रखती है और सरकास्टिक स्माइल लिए हुए कहती है, रूम नंबर 32। जेसल के चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन थे जैसे उस लड़की की बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वे लड़की वहां से उठकर चली जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे जैसे उसे पूरा यकीन था कि जेसल उस कमरे में जरूर आएगा। उस लड़की के जाते ही जेसल अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में रखते हुए एक नजर ध्रुव को देखता है, फिर उसके पीछे जाता है। वो लड़की कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसके कंधे पर किसी के होठ महसूस होते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल अपनी आंखें खोल पीछे मुड़ती है और अपने सामने खड़े जेसल की गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है। लगता है बहुत आग लगी है जिसमें एक ही बार में चले आए। जेसल उस लड़की की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी हुई है तो फिर बुलाया क्यों? वह लड़की तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, पहले कुछ बातचीत जान पहचान तो हो जाए। जेसल उस लड़की के डेविल एक्सप्रेशन लिए देखता है, फिर कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से जान पहचान करनी है। वह लड़की कुछ पल जेसल को निहारती है, फिर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। वे अपना हाथ पीछे रखे फ्लावर बेस तक लेकर जाती है और अगले ही पल उसकी हाथ में गन थी जिसे वो जेसल पर पॉइंट कर देती है। इस वक्त उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे, जैसे वे नफरत की आग में जल रही हूँ। आंखों में नमी के साथ साथ एक ज्वाला भी देख रही थी। उस लड़की के हाथ में गन देख जेसल अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। जेसल को हंसता हुआ देख वो लड़की और ज्यादा गुस्से में आने लगती है। वो दांत पीसते हुए गन के ट्रिगर पर अपनी उंगलियां रख देती है और कहती है, लगता है सामने मौत देखकर पागल हो गए हो जेम्स। जेसल उस कमरे में रखे सोफे पर आराम से बैठ जाता है और सिगरेट को सुलगा उसके कस भरते हुए कहता है, पागल तो तुम हो जिसने जेम्स को मारने का ख्वाब देखा है। वो लड़की तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, हर ख्वाब अधूरा नहीं रहता, कुछ ख्वाब पूरे भी होते हैं। जेसल आज तुम्हें जान से मारने का ख्वाब पूरा होगा। जेसल बेपरवाही से सिगरेट पीता रहता है। वे लड़की जेसल के नजदीक आकर उसके माथे पर गन पॉइंट करती है और गन के ट्रिगर पर अपनी उंगलियां रख उसे दबा देती है, लेकिन जेसल अभी भी सिगरेट के घस भरते हुए उस लड़की को निहार रहा था। वो लड़की दोबारा गन का ट्रिगर दबाती है, लेकिन गोली फिर से नहीं चलती। कई बार कोशिशों के बाद भी जब उस गन से गोली नहीं चलती तो वह लड़की बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। वह जेसल की तरफ गुस्से में देख कहती है,
میں نے خود اپنی گن میں گولیاں ڈالی تھی، پھر اچانک سے گولیاں خالی کیسے ہو گئی؟ یہ تمہارا کام ہے نا، کیسے کیا تم نے؟ یہ جیسل ہلکا مسکرا کر کہتا ہے۔ کوئی جیمز کے اتنے نزدیک پہنچ جائے کہ اس پر اپنے گن تان دے تو اس کا مطلب تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جیمز خود اس انسان کو اپنے نزدیک لے کر آیا ہے، ورنہ کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں کہ جیمز کے اتنے نزدیک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔